गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एनसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 2024 का। ओके, ऑलरेडी पहले भी 2024 में ही ये पेपर में करा दिया था, शायद यूट्यूब पे अपलोड भी होगा। फिर से यहाँ पे कराऊंगा और अच्छे तरीके से। उस समय कैसे शॉर्टकट में कराया था, सिर्फ वहाँ पे बताया था कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे एकेडमी से, हमारे पढ़ाए हुए से आया हुआ है। तो उसी समय पता चला कि आउट ऑफ 70 क्वेश्चन मैकेनिकल का जो है, उसमें से 67 क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस से, जो हमने पढ़ाया था वही आया था। उसके पहले भी आया था 65 क्वेश्चन के आसपास, और अभी भी कोशिश रहेगा कि 70 आउट ऑफ 70 क्वेश्चन हमारे सिलेबस से आए। तो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ क्लियर है? ओके, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 है। टोटल 70 क्वेश्चन है। अभी इस क्लास में कोशिश करेंगे कि 35 क्वेश्चन तक सॉल्व कर ले हम लोग। ओके, तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज अ सिंपल हीट एक्सचेंजर। सिंपल हीट एक्सचेंजर पूछ रहा है, इन विच हीट इज रिमूव फ्रॉम द एयर, ओके, after it has been compressed and its temperature has risen as a result of compression। ठीक है, इसमें से बोल रहा कि इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सिंपल हीट एक्सचेंजर है, जो कि हीट को रिमूव करता है एयर से। ठीक है, हीट को रिमूव करता है मतलब क्या करता है? कूल करेगा, ठंडा करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इंटरकूलर। इसका मतलब क्या हो गया? इंटरकूलर। देखिए क्या होता है, आप डायग्राम देखेंगे, तो इस टाइप से यहाँ पे कंप्रेसर लगा रहता है और यहाँ पे इंटरकूलर लगा रहता है, इंटरकूलर, और फिर यहाँ पे कंप्रेसर रहता है। ठीक है, कंप्रेसर, इंटरकूलर और कंप्रेसर, दूसरा कंप्रेसर। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्रेसर से जब एयर पास होता है तो बहुत ज्यादा गर्म करके आता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है। तो इंटरकूलर यहाँ पे फिर उसको ठंडा करता है, हीट को रिमूव करके फेंक देता है बाहर, हीट को रिमूव करता है एयर से। ठीक है, तो ये ठंडा करता है, फिर इसमें जाता है। अगर इंटरकूलर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये फिर गर्म उतना ही जाएगा इस कंप्रेसर पे, तो इस कंप्रेसर का काम जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे इंटरकूलर लगाते हैं, तो इंटरकूलर थोड़ा ठंडा कर देगा, फिर से दूसरे कंप्रेसर में जाएगा। तो ये है इंटरकूलर। ओके, यहाँ पे लिखा है हीट इज रिमूव फ्रॉम द एयर। इस चीज को याद रखिएगा, हीट इज रिमूव फ्रॉम द एयर। इसको जगह पे कूलिंग लिखना चाहिए। कूलिंग मतलब सेकेंड कंप्रेसर में जाने के पहले कूल करता है, कूलिंग होता है। कूलिंग को ही लिखा है हीट इज रिमूव फ्रॉम द एयर। ठीक है, यानी हीट रिमूव करेगा तो ठंडा ही होगा, तो इंटरकूलर है इसका राइट आंसर। तो वो डिवाइस जो है, जो हीट को रिमूव करता है यानी ठंडा करता है, वो डिवाइस जो है वो है इंटरकूलर। ओके, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं इकोनोमाइजर का क्या काम है। ठीक है, अभी इकोनोमाइजर का क्या काम है आप लोग को पता है? बताइए। ये भी एक टाइप के हीट एक्सचेंजर है। तो ये फीड वाटर को हीट करता है। इकोनोमाइजर क्या करता है, फीड वाटर, जो वाटर डाला हुआ रहता है उसको गर्म करता है। ठीक है, और क्या करता है, कैसे गर्म करता है? फ्लू गैस को यूज करके। ठीक है, फीड वाटर को गर्म करता है फ्लू गैसेस को यूज करके। ओके, और ब्लो डाउन कॉक क्या होता है? सेकेंड वाला जो है ब्लो डाउन कॉक क्या करता है, बॉयलर में स्लज जो होता है उसको रिमूव करता है। क्या होता है? स्लज रिमूव, स्लज जो होता है उसको रिमूव करता है। सारा चीज पढ़ाया हुआ है, पहले से भी देखेंगे, थ्योरी आपको याद आ रहा होगा। ओके, और इंटरकूलर आपको बताया दिया। सुपर हीटर का काम क्या करता है? इंक्रीज हीट टेम्परेचर, टेम्परेचर को और ज्यादा इंक्रीज करता है। सुपर हीटर टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, सुपर हीटर। राइट, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे रिगार्डिंग सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग efficiency may be defined as the ratio of intense isentropic temperature rise to actual temperature rise। ये फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया है।
सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। इफिशियंसी यहाँ पे लिखूंगा नहीं किसका है, आप बताएंगे। इफिशियंसी इक्वल टू, देखिए यहीं से मैं लिख रहा हूँ, क्या है इफिशियंसी में भी डिफाइन है द रेशियो ऑफ आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज टू द एक्चुअल, यानी टू है यानी अपवन में है, एक्चुअल टेम्परेचर राइज, एक्चुअल टेम्परेचर राइज। तो इसका क्या हो जाएगा, ये मतलब क्या है, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी है। मतलब क्या है, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी है। क्या है, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी है। मतलब फोर्थ आंसर जो होगा वो सही होगा, राइट होगा, ठीक है। आप देखते जाइएगा थ्योरी जो पहले से रिकॉर्डेड जो आपको अपलोड किया हूं, ठीक है, उसमें भी देखिएगा सारा चीज मिलेगा, सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए अब इसको देखेंगे, इन द बर्नौलिस इक्वेशन P by rho g plus V square upon 2g plus z equal to constant, which of the following is the potential head, इसमें से पोटेंशियल हेड कौन सा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चीजें आपको बताता हूं जो पहले से बताया हुआ है। बर्नौलिस इक्वेशन सिर्फ उसी को लिखेंगे हम लोग जो दिया हुआ है। बर्नौलिस इक्वेशन होता है P अपन रो जी, रो ये होता है इसमें डेंसिटी, P होता है प्रेशर, ठीक है। V होता है वेलोसिटी, V स्क्वायर अपन 2g, G होता है ग्रेविटी प्लस जेड, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है, ये P अपन रो जी, ये होता है प्रेशर हेड, ये होता है प्रेशर हेड। और जो V स्क्वायर अपन 2g जो होता है वो होता है वेलोसिटी हेड। और जेड जो होता है, जो पूछा है इसने, पोटेंशियल हेड, ठीक है। आया समझ में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा, पोटेंशियल हेड यानी जेड हो जाएगा, 3 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। आया समझ में? बताइए, कोई डाउट है तो बताइएगा। पोटेंशियल हेड तो पूछ लिया है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा जरूर। हो सकता है कि प्रेशर हेड पूछ ले या वेलोसिटी हेड पूछ ले, हो सकता है कि प्रेशर हेड पूछ ले या वेलोसिटी हेड पूछ ले, ठीक है। इस बार आएगा जरूर, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर एक्सेसरीज इज टू रिकवर सम ऑफ द हीट carried away in the flue gases of the chimney and utilized for heating the feed water to the boiler। ये किसका काम है पता है? पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा, कि इसमें से द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग बॉयलर, की किस बॉयलर एक्सेसरीज का फंक्शन है जो कि कुछ हीट को रिकवर करता है एंड फ्लू गैसेस से चिमनी तक जो जाता है वहां तक, तो फ्लू गैसेस से रिकवर करता है और फिर से यूटिलाइज करता है हीटिंग के लिए, फीड वाटर हीटिंग के लिए। तो उसका काम है, वो है इकोनोमाइजर। राइट आंसर ये हो जाएगा, इकोनोमाइजर, ठीक है। किसी का फर्स्ट क्लास होगा और कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ पूछना चाहते हो यहीं से सिर्फ नहीं, कैसे पढ़ना है या आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या कुछ ऐप पे कुछ इशू आ रहा हो आपको प्रॉब्लम, तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइव क्लास इसलिए चल रहा है कि जो भी आपको क्वेरी होगी, जो भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, मतलब ऐप पे पढ़ने में, मोबाइल का देखने में, कुछ भी, तो या एग्जाम से रिलेटेड कोई कुछ क्वेरी, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये लाइव क्लास का पर्पज है। जबकि पहले से पूरा कोर्स इतना अपलोड कर दिया गया है, पूरा चीजें अपलोड कर दिया गया है रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो कि आज से आप लाइव क्लास नहीं भी देखते हैं, वही पूरा देख लेंगे तो आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये जितना रिकॉर्डेड क्लास है उतने ही से। तो लाइव क्लास इसलिए है कि आपकी एनर्जी बनाते रहे, मोटिवेशन मिलते रहे, और हम लोग डेली
मिलते रहे, जिससे आपका एनर्जी बना रहे और आप पढ़ते रहें, और कुछ डाउट क्वेरी हो, मेन चीज कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको मैं रिजॉल्व कर सकूं प्रॉब्लम को, इसलिए लाइव क्लास है। ओके, हो गया चीजें। तो देखिए इकोनोमाइजर का क्या काम है। इकोनोमाइजर एक टाइप का बॉयलर का एक्सेसरीज है, ठीक है। तो इकोनोमाइजर का क्या काम है, हीट को रिकवर करता है फ्लू गैसेस से। फ्लू गैसेस में जो हीट होता है उसको रिकवर करता है। मान लीजिए चिमनी से कुछ फ्लू गैसेस होता है, गरम गरम गैसेस जो होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो कुछ चीजें वेस्ट हुई होता है तो उसको रिकवर करके और फिर से यूटिलाइज कर देता है, ये काम करता है इकोनोमाइजर, ठीक है। और फीड वाटर जो होता है, जो पानी डालते हैं अंदर फीड करते हैं, उसको प्री हीट भी करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, बॉयलर का इफिशियंसी जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। बॉयलर का इफिशियंसी जो होता है इकोनोमाइजर से, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये एरो बना रहा हूं, इसका मतलब है कि इंक्रीज है, इंक्रीज है, ठीक है। ये ऐसा एरो बनाऊंगा, इसका मतलब डिक्रीज है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही लिखता हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बॉयलर एक्सेसरी नॉट द बॉयलर माउंटिंग। इसमें से कौन सा बॉयलर एक्सेसरीज है और बॉयलर माउंटिंग नहीं है, ठीक है, बताइए। तो देखिए सबसे पहले कुछ चीजें कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। माउंटिंग जो होता है, माउंटिंग और एक्सेसरीज। माउंटिंग जो होता है सेफ्टी के लिए होता है, सेफ्टी ऑफ बॉयलर। तो माउंटिंग के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। सेफ्टी ऑफ बॉयलर, माउंटिंग के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। माउंटिंग जो है वो पहले से लग के आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बाइक है, एक बाइक आप चला रहे हैं, तो उसमें बात करें हैंडल का, चक्के का, चेन का, तो माउंटिंग है, उसके बिना गाड़ी नहीं चलने वाली है, नहीं चलेगी। अब बात करते हैं एक्सेसरीज का। तो एक्सेसरी क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज इफिशियंसी, ठीक है। तो अब बात करेंगे इंक्रीज इफिशियंसी। अब जैसे सीट, गाड़ी है तो सीट कवर लगा देंगे, ठीक है, तो बैठने में थोड़ा आराम रहेगा, पसीना वसीना नहीं, चिपचिप नहीं करेगा आपका पैंट, राइट। तो आप और ज्यादा दूर तक बहुत अच्छे से आप उसको राइड कर सकते हैं बाइक को। वो होता है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज का पार्ट जो होता है वो सिर्फ इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है, वो नहीं रहेगा तो भी काम चलेगा, ठीक है। बहुत जगह जैसे बाइक लेने जाएंगे वहां पे मिरर जो होता है, लुकिंग ग्लास, वो भी एक्सेसरीज में डाल दिया आजकल, कि उसका अलग से पैसा देना पड़ता है, ठीक है। साइकिल खरीदने जाएंगे तो उसका घंटी जो होता है वो एक्सेसरीज में आता है, अलग से खरीदो आप। कई जगह तो एक्टिवा वगैरह स्कूटी लेने जाते हो, जो क्या बोलते हैं साइड स्टैंड जो होता है, उसको भी एक्सेसरीज में डाल दिया है, ठीक है। तो उसके बिना भी गाड़ी चल सकती है, ओके। लेकिन वो सारे चीजें लगा देंगे तो इफिशियंसी इंक्रीज हो जाता है। जैसे साइड मिरर रहेगा तो आपको देखने में आसान रहेगा, एक्सीडेंट होने से थोड़ा बचेंगे। साइड स्टैंड रहेगा तो गाड़ी को कहीं भी अच्छे से खड़ा कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बार बार मेन स्टैंड पे ही आप खड़ा कर रहे हैं बाइक या स्कूटी को, तो थोड़ा तो दिक्कत होगा ही, है ना, मेहनत ज्यादा लगेगी। तो इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। यहाँ पे इंक्रीज की जगह पे एक सही वर्ड लिखेंगे, इम्प्रूव, इम्प्रूव, इम्प्रूव इफिशियंसी एक्सेसरीज। तो एयर प्री हीटर जो है, ये ये क्या है, एक्सेसरीज है। बाकी प्रेशर गेज, ब्लो डाउन कॉक और फ्यूजिबल प्लग जो है वो जो है माउंटिंग है। ये जो है तीनों माउंटिंग है, ठीक है, ये जो है माउंटिंग है। तो नॉट द बॉयलर माउंटिंग पूछ रहा है। एक्सेसरीज के बारे में बात करना तो एयर प्री हीटर हो जाएगा, एयर प्री हीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ओके। देखिए असर्शन रीजनिंग का कल ही क्वेश्चन पढ़ाए थे आप लोगों को, तो उस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब वाटर ट्यूब बॉयलर के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा सही है। तो पहला है, फर्स्ट और सेकंड दो चीजें दिया, तो पहला पढ़िए।
राइजिंग ऑफ स्टीम इज मोर रैपिड इन वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर में टेम्परेचर रेज जो होता है, टेम्परेचर बढ़ता है बहुत जल्दी। ठीक है, बहुत जल्दी बढ़ता है, ये बोल रहा है। ओके, ये राइट है। फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ स्टीम इज मोर इन वाटर ट्यूब बॉयलर देन फायर ट्यूब बॉयलर। ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। फ्लोर एरिया पर केजी ऑफ स्टीम, आप देखेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर का तो वो बड़ा होता है, बड़ा तो होता है, ज्यादा एरिया लेता है। फायर ट्यूब बॉयलर छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वाटर ट्यूब बॉयलर बड़ा बड़ा होता है। ऐसे देखने में लगेगा कि एरिया, आप एक्चुअल में देखने जाएंगे, देखेंगे तो पता चलेगा कि फ्लोर एरिया तो ज्यादा ले रहा है वाटर ट्यूब बॉयलर। लेकिन ये क्या पूछ रहा, पर केजी ऑफ स्टीम, जितना स्टीम बनाता है उसके हिसाब से फ्लोर एरिया को आप देखेंगे तो कम लेता है, उसके हिसाब से। ओके, तो ये मेन पॉइंट है। पर केजी ऑफ स्टीम इज मोर इन वाटर टू बॉयलर देन फायर टू बॉयलर। नहीं, वाटर टू बॉयलर जो होता है पर केजी ऑफ स्टीम फ्लोर एरिया उसकी कम होता है, फ्लोर एरिया कम होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ओनली वन, क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई बात समझ में? तो स्किप करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग अजम्पशन मेड इन यूलर कॉलम थ्योरी इज करेक्ट। यूलर कॉलम थ्योरी पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द कॉलम इज इनिशियली परफेक्टली स्ट्रेट एंड द लोड इज अप्लाइड एक्सेली। एकदम सही है, सही बोल रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। एकदम सही है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े हैं आपने। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बी इसका 3 हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, और चीजें एक और होता है जो इसमें होता है यूलर कॉलम थ्योरी में, मटेरियल जो होता है होमोजीनियस होता है। मटेरियल जो होता है वो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये भी है कि मटेरियल जो होता है वो होमोजीनियस होता है। ओके, इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज लेस देन डैश ऑफ इट्स इंटरनल डायमीटर, द सिलेंड्रिकल वेसल इज नोन एज थिन सिलेंडर। थिन सिलेंडर कब बोला जाएगा, जब उसका डायमीटर जो होगा लेस देन 1/20 होगा। डायमीटर जो होगा लेस देन 1/20 होगा, यानी इसमें आंसर जो हो जाएगा 1/15 टू 1/20। बी वाला आंसर हो जाएगा इसका राइट। दिख रहा आपको, बी वाला आंसर हो जाएगा इसका राइट। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है T बाय डी इज लेस देन 120, इज लेस देन 120। ओके, और अगर ऐसे कर देंगे T इज लेस देन D/20, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो आपको पढ़ाया हूं थ्योरी क्लास में, आप देखेंगे 1/15 लेस देन बताया हूं, लेस देन 1/15 और 1/20, और वहां पे बोला भी हूं 1/20। ओके, 120 हो जाएगा 20। वहां पे बोला भी हूं कि 1/15 आपके क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए या 1/20 आ जाए, दोनों में से कोई भी दिखे एक तो उस पर मार दीजिएगा। अगर दोनों दिख जाए तो 120 आप मार दीजिएगा, लेस देन 120। तो यहाँ पे तो दोनों एक ही साथ दिख गया, तो दोनों 1/15 टू 1/20 पूरा रेंज ही दे दिया, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the PV diagram of Carnot engine cycle which of the following process is not involved। ठीक है, क्या पूछा, कौन से प्रोसेस इसमें से इन्वॉल्व नहीं है, बताइए, आंसर बताइए। क्या बोला, पीवी डायग्राम ऑफ कार्नोट इंजन। ये देखिए कार्नोट इंजन है, तो यहाँ पे P है, यहाँ पे V है, वॉल्यूम है, प्रेशर है। ठीक है, पीवी डायग्राम कार्नोट इंजन हम लोग ऐसे बनाते थे, आप देखेंगे थ्योरी क्लास में दिया हुआ है।
यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो है, वहां पे भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये डायग्राम जो है मैं बार बार मतलब बनाता हूँ, जितनी क्वेश्चन किया हूँ, थ्योरी का हो, न्यूमेरिकल का हो, थ्योरी का तब बार बार ये डायग्राम बनाना पड़ता है, और कम से कम 50 बार डायग्राम बनाया होगा मैं। ये डायग्राम आप देखेंगे पूरा कोर्स आप जब पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम से कम नहीं तो 50 बार तो ये डायग्राम बनाया होगा मैं, ठीक है। तो इस तरह से कैसे कार्नोट साइकिल का डायग्राम होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन 1 to 2 जो होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन। और 2 to 3 जो होता है वो होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन। और सी जो होता है 3 to 4 जो होता है वो होता है, यहां पे आके होता है एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन। और यहां पे होता है, यहां पे एडियाबैटिक एक्सपांशन। मतलब क्या हो गया कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, आइसोथर्मल एडियाबैटिक दो ही प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर आप बताएंगे क्या होगा इसका, नॉट पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर है, ओके। तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्या है, फोर्थ हो गया, आइसोबेरिक कंप्रेशन जो है वो नॉट नॉट पूछा तो आइसोबेरिक कंप्रेशन होगा, आइसोबेरिक कंस्ट्रक्शन। आइसोबेरिक कंप्रेशन होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। तो ये इसमें नहीं है, ठीक है। एडियाबैटिक कंप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो देखिए यहाँ पे जो है ये पी है, पी जो है कांस्टेंट नहीं, पी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसको बोला जाता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, continuity equation of the compressible flow is based on which of the following principle। कंप्रेसिबल पूछा है, याद रखिएगा जब पढ़ाया हूं थ्योरी वहां पे भी बोला हूं चिल्ला चिल्ला कर कि कंप्रेसिबल जब भी बोलेगा थोड़ा सा रुक जाना है, समझना है, क्योंकि हर चीज हम लोग सॉल्व करते हैं अज्यूम करके। बर्नौलीज इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन जब भी हम लोग करते हैं, लगाते हैं, तो वहां पे एक एजम्पशन लिखते हैं कि अजम्पशन क्या, अज्यूम फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। जब फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल अज्यूम करते हैं इसलिए ताकि डेंसिटी जो होगा वो कांस्टेंट हम लोग रख सके, डेंसिटी को कांस्टेंट रख सके। जब कंप्रेसिबल बोला है तो इसके साथ डेंसिटी भी आएगा, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ द कंप्रेसिबल फ्लो इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एंथैल्पी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंट्रोपी। ये ऑप्शन देखकर तो लगा कोई भी कर देगा, कंप्रेसिबल रहता है या इनकम्प्रेसिबल होगा उससे मतलब नहीं है, ये इसलिए बता देना कि आगे जो आएगा वो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। एक आगे और क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास है, आपको पता है, बच्चे बच्चे को पता है ना, पता। हाँ देखो आंसर आ गया है आप लोग का, ओके। कंजर्वेशन ऑफ मास है, ओके। कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसका फॉर्मूला पता है क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या लिखते हैं, ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, ऐसा लिखते हैं A1V1 इक्वल टू A2V2, ऐसा लिखते हैं, या आ रहा याद, बताओ। लेकिन ये कब लिखते हैं, जब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तो अज्यूम कर लेते हैं कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा तब होगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी,
यहाँ पे डेंसिटी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। जब इनकम्प्रेसिबल रहेगा तब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो डेंसिटी हटा देते, कट जाता है यहाँ। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो। ओके, और बाकी ये बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन है। ऑप्शन आपको बहुत अच्छा दिया, जो कि वहां पे जो लिखा है उस हिसाब से यहाँ पे फंसाया नहीं है, ऑप्शन सीधा दे दिया, तो कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, cutting tools used in the lathe develop the property of dash due to additional of tungsten and molybdenum। क्या होगा इसका? प्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट का पढ़े होंगे, रेड हार्डनेस है इसका, ठीक है। HSS टूल जो होता है हाई स्पीड स्टील टूल, तो मेंटेन करता है हार्डनेस हाई टेम्परेचर पे, तो वो हो जाएगा रेड हार्डनेस, रेड हार्डनेस, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन डेड माइल्ड स्टील? बताया हूं, बहुत बढ़िया से बताया हूं पहले भी, तो ये होगा बिलो 0.15% होता है डेड माइल्ड स्टील का, डेड माइल्ड स्टील का। ओके, आगे बढ़ते हैं। आयरन कार्बन डायग्राम वाला वीडियो देखेंगे, वहां पे दिखेगा आपको, सब समझ में आएगा। ओके, आगे देखते हैं। इन द डीजल साइकिल द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एट कट ऑफ टू द क्लियरेंस वॉल्यूम इज टर्म एज। देखें, क्वेश्चन जो है उसी में आंसर है। क्या बोल रहा? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कट ऑफ टू द क्लियरेंस। कट ऑफ टू द क्लियरेंस जो होता है, तो मतलब क्या हो गया? कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो, ठीक है, कट ऑफ रेशियो हो गया। ठीक, इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ऐसे होता है, RC इक्वल टू V3 अपन V2। ये V3 जो होता है वो होता है वॉल्यूम एट कट ऑफ रेशियो, और V2 जो होता है क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। कहीं कहीं ये भी लिखा होगा VC जो होता है वो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। ठीक है, इस टाइप से ऑप्शन होता है, आप डायग्राम देखेंगे तो डीजल साइकिल का। ओके, डीजल साइकिल का डायग्राम याद है कि बना के दिखा दूं? बताओ। देखिए, डीजल साइकिल का हम लोग बना देते हैं पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ऐसे होता है, एक लाइन ऐसे होता है, मतलब यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, और इसको जाकर ऐसे मिला दीजिए, बस कुछ नहीं है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इस तरीका से जाता है, इस तरीका से, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे V2 हो जाएगा, V वाले लाइन है वॉल्यूम वाला, यहाँ पे 3 हो जाएगा V3, ठीक है। तो V3 जो है यहाँ पे कट ऑफ रेशियो यही वाला है, ठीक, और V2 जो है वो क्लियरेंस है, यहाँ से यहाँ तक देखिए क्लियरेंस है, ठीक है, V2। तो ये हो जाएगा कंप्रेशन रेशियो, क्या बोल रहा है? हाँ, कंप्रेशन रेशियो ही हो जाएगा RC इक्वल टू V3 अपन V2, V3 अपन V2। कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा ये डीजल साइकिल, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन, यहाँ पे एक्सपांशन होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक, एक मिनट, यहाँ पे होगा हीट एडिशन, कंप्रेशन ये लिख दूं, एडियाबैटिक कंप्रेशन, यहाँ पे हीट एडिशन QA लिख देता हूं, यहाँ पे एक्सपांशन होगा, यहाँ पे एक्सपांशन होगा, और यहाँ पे होगा हीट रिजेक्शन QR। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होता है और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है, ये बस याद रखिएगा। और वही पेट्रोल साइकिल यानी ऑटो साइकिल में आप देखेंगे तो दोनों का कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, इस टाइप से डायग्राम होता है ऑटो साइकिल का, इस टाइप से ऐसे ऐसे लाइन होता है, इस टाइप से डायग्राम होता है।
तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट भी होता है। हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। डीजल साइकिल में हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, लेकिन रिजेक्शन जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ये याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए ठीक है। जैसे जैसे आप लोग बताएंगे, जैसे क्लियर होगा वैसे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, काम है समझाना, क्योंकि पीवाई क्यू तो आपको हो सकता है 2 साल पहले ही देख चुके होंगे। ठीक है, तो ऐसा जरूर ये नहीं है ना कि मैं दिखाने आया हूँ पीवाई क्यू, उसको आसपास की चीजों को भी हम कवर करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, which of the following statement is correct regarding the compression between diesel cycle and Otto cycle? compression या कंपेरिजन, कंपेरिजन बोल रहा है ना, हाँ, वही बोला, कंपेरिजन बिटवीन ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। देखो अभी डायग्राम बनाया था थोड़ा देर पहले, और अभी क्वेश्चन आ गया, और जो है वो वहीं पे है, उसी डायग्राम से आंसर निकल के आएगा। ठीक है, देखो क्या है। The equation for efficiency of diesel cycle is exactly the same as that of Otto cycle. ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी सेम नहीं होता है। ठीक है, ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन कंडीशन पे, कौन से कंडीशन पे? ठीक है, फॉर अ गिवन कंप्रेशन रेशियो द ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, ये राइट है। गिवन सेम कंप्रेशन रेशियो है तो ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? सिर्फ 2, ओनली 2। ठीक है, ओनली 2, मतलब ये सही है और ये जो है गलत है। ठीक है, सेम एफिशिएंसी नहीं रहेगा। ठीक है, अलग अलग रहेगा। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, सेम कंप्रेशन रेशो या सेम एक्सपांशन रेशो जो होता है उसमें ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी जो होता है वो ज्यादा होता है। उसके बाद डुअल साइकिल का एफिशिएंसी होता है, डुअल साइकिल का सभी में बीच में ही आता है। उसके बाद आता है डीजल साइकिल का। डीजल साइकिल का मतलब डीजल साइकिल का एफिशिएंसी सबसे कम रहेगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following operation means making a hole in a solid metal piece by using a rotating tool? बताइए क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक का, इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो नहीं सकता है। ठीक है, जो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा होगा ना, मैकेनिक वैकेनिक भी होगा तो उसको भी पता होगा। ये क्या बोल रहा कि इसमें से कौन सा ऐसे ऑपरेशन है उसका काम है होल बनाना। होल करता है सॉलिड मेटल में बाय यूजिंग रोटेटिंग टूल। रोटेटिंग टूल को यूज करके होल करता है सॉलिड मेटल में। कैसे होगा? ड्रिल करने से होगा, ड्रिलिंग से होगा। राइट आंसर हो गया सी, ड्रिलिंग, है ना। बोलो, इससे आसान कोई क्वेश्चन आएगा? ठीक, ग्राइंडिंग का काम क्या है? घसना, फिनिशिंग प्रोसेस है। और वेल्डिंग का काम क्या है? जोड़ना है। ओके, और एनिलिंग जो होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में आता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। What is the usual angle between the two cutting leaves in the twist drill used in the drilling operation? यूजुअल एंगल। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल के बीच का पूरा एकदम जैसा है ना वैसा ही क्वेश्चन मैं दिया था, एकदम वैसा ही क्वेश्चन बिना सेंटेंस चेंज किए हुए आया था। 118 होता है 118। ठीक है, जैसा का वैसा ही क्वेश्चन आ गया था। ओके, आगे बढ़े। ओह, ये तो बड़ा छोटा हो गया है, इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज पहले करते हैं, नहीं तो कैसे कर पाओगे। यहाँ ऑप्शन को रखते हैं। हाँ,
ठीक है, ये ऑप्शन है। क्या बोल रहा, if tau equal to shear stress, phi equal to shear strain, what is the expression for the modulus of rigidity? Modulus of rigidity क्या पूछ रहा, modulus of rigidity, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता है तो याद हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यहाँ बोला है कि सी से डिनोट किया है, सी, कहीं कहीं जी से भी डिनोट करते हैं, जी से भी डिनोट करते हैं, जी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टाउ बाई फाइव, टाउ शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होता है, फाइव। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला, पता है, सबको पता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी इक्वल टाउ बाई फाइव। ओके, पता है ना फॉर्मूला सबको। सी के जगह जी भी लिखा रहेगा, याद रखिएगा, सी है, जी भी लिखा रहेगा तो भी सही है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी से भी डिनोट करते हैं, जी से भी डिनोट करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब थोड़ा इसको देख लेते हैं, ऑप्शन दिख जाएगा इतने पे। ओके, if E Young's modulus of the material, mu Poisson's ratio, K bulk modulus, which of the following relation this elastic constant is? Elastic constant का फॉर्मूला क्या है? Elastic constant 3K 1 minus 2 mu होता है, होता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक इसी के आसपास दूसरा भी फॉर्मूला है, किसी को पता है तो बताओ, इसके आसपास ही दूसरा फॉर्मूला है, बताइए बताइए, नहीं बता पा रहे। एक और फॉर्मूला है, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ये भी क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, ये भी दोनों का, ये दोनों का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला आया हुआ है, ए 1 प्लस म्यू तो है लेकिन यहाँ 5K है, ये तो होगा नहीं, तो 3K 1 माइनस, ये हो गया पहला। दूसरा ये, जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो कभी ये लगाते हैं कभी ये लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, तो देखिए यहाँ K का मतलब क्या है, बल्क मॉडुलस है, ठीक है। K का मतलब क्या है, यहाँ K का मतलब क्या है, बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस। अगर क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस का वैल्यू दिया है, K का वैल्यू दिया है या K पूछा गया है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थोड़ी देर पहले बताया था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्वेश्चन में दिया गया है या पूछा गया है तो तब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं रहेगा कि के भी दिया हो और जी भी दिया हो, ऐसा कभी रहेगा तो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन जब आएगा तब वहां पे आएगा, डिवीजन में जो फॉर्मूला हमारा रेडी होता है वहां पे आएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला याद रखेगा, और एक कई बार जब भी मैं पढ़ाता हूँ ये तो कभी छूटता ही नहीं है, किसी से भी नहीं छूटता, कोई भी स्टार्टिंग से पढ़ाने जाएगा, सॉम पढ़ाएगा तो ये पढ़ाता ही है, तो कुछ भी क्वेश्चन हार्ड जो है वो नहीं आया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बेस्ड ऑन क्लॉसियस इनइक्वालिटी द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ del q by t फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल इज ऑलवेज, based on Clausius inequality, Clausius inequality, based on Clausius inequality जो होता है वो डेल्टा क्यू अपॉन टी या फिर डेल्टा टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो होता है, इज लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। तो इक्वल टू जीरो यहाँ पे है,
लेस देन भी जीरो है, तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, तो सबसे करीब जो आंसर होगा, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो इक्वल टू जीरो होगा, इक्वल टू जीरो होगा, या तो लेस देन या फिर इक्वल टू जीरो होगा, तो इक्वल टू यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which of the following statement is correct regarding the various system of forces? Various system of forces, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि एक लाइन में आ जाएगा तो समझने में ठीक रहेगा। हाँ, आ गया एक लाइन में अभी, ठीक है। Which of the following statement is correct regarding the various system of forces? पहला देखिए, पढ़िए, the forces whose line of action lie on the same plane are known as collinear। एकदम गलत है, सरासर गलत है। दूसरा पढ़ते हैं, the forces whose line of action lies on the same line are known as coplanar। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या है सही, क्या है देखिए, सेम प्लेन है, अरे क्या लिख रहा हूं, सेम प्लेन जो है, सेम प्लेन पे अगर लाइन जो है, लाइन ऑफ एक्शन लाई करेगा तो कोप्लेनर होगा, कोप्लेनर। चिल्ला चिल्ला कर बताया था थ्योरी में पिछले साल, फिर से देखिएगा वही क्लास, वो भी क्लास रिकॉर्डेड अपलोड है, पहले वाला भी। तो सेम प्लेन पे अगर प्लेन सेम है तो कोप्लेनर, प्लेनर प्लेनर यहाँ पे आ रहा है, प्लेनर प्लेन आ रहा है बीच में, प्लेनर सेम प्लेन पे है तो, और सेम लाइन पे है, सेम लाइन पे है तो लीनियर, लाइन पे है तो लीनियर, कोलिनियर, कोलिनियर, सेम लाइन पे है तो कोलिनियर, और सेम प्लेन पे है तो कोप्लेनर। ठीक है, ठीक है, और सेम पॉइंट पे होगा तो एक तीसरा चीज आता है, सेम पॉइंट पे लाइन ऑफ ए फोर्स, फोर्स ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एक्शन लाई कर रहा, सेम पॉइंट पे तो क्या होगा, कॉन्क्रेट, कॉन्क्रेट, कॉन्क्रेट। ठीक है, अब यहां से 6-7 टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है अलग अलग। जैसे ये पूछ दिया तो इसका तो हो जाएगा नेदर 1 नॉर 2, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6-7 टाइप का क्या क्वेश्चन पूछता है, सेम प्लेन। अब पूछेगा, अब क्या पूछेगा, कोप्लेनर है तो पूछेगा नॉन कोप्लेनर, यानी सेम प्लेन पे नहीं है, या नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर कोलिनियर, मतलब उसका मिक्स करके भी पूछता है बहुत जगह, कॉन्क्रेंट एंड कोलिनियर, नॉन कॉन्क्रेंट एंड कोलिनियर, नॉन कॉन्क्रेंट एंड नॉन कोप्लेनर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से 9-10 क्वेश्चन जो है टोटल, अगर आप प्रोबेबिलिटी से चेक करेंगे तो 12 या 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप सोचेंगे तो। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। ओके, which of the flowing device is used for measuring the rate of flow of fluid flowing through a pipe? रेट ऑफ फ्लो जो मेजर करता है, मतलब क्या मेजर करता है, डिस्चार्ज मेजर करता है, डिस्चार्ज कितना निकला, कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो वेंचुरीमीटर, प्रेशर गेज, हाइड्रोमीटर, स्पिरिट लेवल। देखिए बच्चा जान बता देगा इसका आंसर की वेंचुरीमीटर होता है। प्रेशर गेज का तो काम है प्रेशर को नापना, ठीक है, तो वेंचुरीमीटर, ठीक, बर्नौलीस इक्वेशन में आता है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी तक एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया है, लेकिन न्यूमेरिकल पढ़े जो पढ़ेंगे उसी को फॉर्मूला पता रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला याद करने से याद नहीं होता है, न्यूमेरिकल करते रहने से याद हो जाता है। If v is the resultant velocity at any point in a fluid flow, u, v, w are its component in x, y, z direction, which of the following expression is correct for the resultant velocity?
तो ये सीधा सीधा इसको याद कर लीजिएगा, v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, सीधा सीधा याद कर लेना है, कुछ भी नहीं ये देखना है, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, जो अभी अभी 4-5 क्वेश्चन पीछे जाकर कंटिन्यूटी इक्वेशन जब पढ़ा रहा था कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल, तो इसको बताया था। अब उसी पे आप बताइए इसको, डेंसिटी के बारे में डिस्कस किए थे, वही है। तो आंसर आप जल्दी से दीजिए मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो देखिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो द डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर द फ्लूइड फ्लो, ओके। इनकम्प्रेसिबल फ्लो द डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट फॉर द फ्लूइड फ्लो। कौन सा आंसर राइट है बताइए, आंसर आप ही करेंगे, ये समझा चुका हूं मैं, बताइए, सभी सबको आंसर करना है, सबको, ठीक है। जो आंसर कर रहे हैं गलत हो या सही, आज ही पता चल जाएगा कि आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, आपका ध्यान बराबर है तो एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। अभी देखो 3 ही लोगों का आया, बाकी लोग छोड़ के, कुछ लोग तो लाइव क्लास छोड़ के ही चले गए, बचे हैं अभी 6। तो नीरज कुमार, दीपक मंडल और सुनील कुमार का आंसर आ गया है, राइट है। बाकी लोग क्या है, बाकी लोग कैसा है कि मोबाइल चालू करके छोड़ के कहीं और काम कुछ और करने तो नहीं चले गए हैं, ऐसा भी होता है, मोबाइल लाइव क्लासेस चालू कर दिए कुछ और करने गए हैं, है? तो लाइव क्लास का अटेंडेंस थोड़ी लगाना है, मत देखिए, नहीं देखना है तो ठीक है, बाद में देखना होगा तो बाद में देख लीजिएगा, टाइम अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं दिखाना है कि मैं लाइव आया हूं, मैं दिखते रहूं, ठीक है। देखो प्रवीण कुमार, सुनील कुमार का भी आंसर आया है, ओके, सबका आंसर राइट है। बाकी किसका आंसर नहीं आया, चंदन कुमार, नितेश राणा, इन लोगों का आंसर नहीं आया है, और कुछ लोग हैं, बस अब नाम सबका नहीं दूंगा। तो आंसर करिए, लाइव क्लास सिर्फ चालू करके कहीं चले जाने से कोई मतलब थोड़ी है, नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, डेटा आपको अपना सेव कर लीजिए मोबाइल का, ठीक है, क्लास का पैसा तो दे ही दिए हैं, डेटा सेव कर लीजिए। अभी फॉर्म भी भरने में 1180 रुपये लग रहा, यानी 1200 रुपये, है ना, बिल्कुल ना इंसाफी है, इतना तो पैसा नहीं लगना चाहिए ना। आप लोग में से किसी को ऐसा लगा कि एप्लीकेशन फी इतना ज्यादा क्यों रखते हैं, इतना तो नहीं रखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या है, समझ गए, कंप्रेसिबल फ्लो मतलब इसके साथ डेंसिटी रहेगा, तो डेंसिटी इज कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट नहीं रहेगा, नॉट कांस्टेंट, गलत है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा इनकम्प्रेसिबल फ्लो में, तो यहाँ लिखा है नॉट कांस्टेंट, तो ये भी गलत है, उल्टा लिख दिया, ये ऊपर रहता, ये इसके जगह पे, ये इसके जगह पे, तो दोनों सही हो जाता, तो यहाँ पे दोनों गलत हो गया, नेदर वन नॉर टू, नेदर वन नॉर टू। ये दिख रहा है क्या आप लोग को, थोड़ा सा ब्लर तो नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, मैं पढ़कर सुना देता हूं। लिखा है, which of the flowing equation shows the correct expression of Newtonian laws of viscosity if mu is equal to viscosity, tau equal to shear stress, du upon dy equal to rate of shear strain deformation। तो ये फॉर्मूला है, 20-25 न्यूमेरिकल किए होंगे, आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को, या नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्लूइड को, फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे तो स्टार्टिंग का सबसे पहला न्यूमेरिकल शायद यही है, यही पे किए हैं। तो ये सिर्फ फार्मूला पूछ लिया है, न्यूमेरिकल तो पूछा नहीं, फार्मूला पूछ लिया है, ठीक है। तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू होता है म्यू ड्यू अपॉन डी वाई, ये फार्मूला है, ठीक है, राइट आंसर ये है ये, ठीक है। इसमें म्यू जो है वो विस्कोसिटी है, और टाउ जो है शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस दिया ही है,
और du बाई dy जो है ना रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी बोला जाता है। ये है सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्मूला पूछ लिया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following component in a machine control the speed variation caused by the fluctuation of the engine turning moment during each cycle of operation? फ्लक्चुएशन आ गया या फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड वगैरह कहीं की भी बात आ गई तो आपको क्या बोला, फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील खोज लो इसमें से, कहाँ है, ये है फ्लाईव्हील। फ्लक्चुएशन का नाम ही आ गया तो क्या है, फ्लाईव्हील है। ठीक है, बताया था कल के ही क्लास में, बताया था जब गवर्नर पढ़ा रहा था तो वहीं पे बता दिया था फ्लाईव्हील भी, है ना। और वो जो कल परसों क्वेश्चन जो पढ़ा है वो पहले भी पढ़ा चुका हूँ, 2020 के पहले भी पढ़ा चुका हूँ, वही क्वेश्चन है, सेम है एकदम जैसे का वैसा, है ना। क्या करता है फ्लाईव्हील का काम, क्या क्या है, एक्सेस एनर्जी जो होता है उसको स्टोर करता है, और जब लो टॉर्क होता है तो वो एनर्जी को जो एक्सेस स्टोर करके रखा है उसको रिलीज करता है, उसको रिलीज करता है। ठीक है, वो काम है फ्लाईव्हील का, यानी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो होता है उसको कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which property of the molding sand is the ability to allow gases, water vapor and air passes through it? जैसा क्वेश्चन दिया था लास्ट ईयर आपको इसमें मॉक टेस्ट में, सेम वही क्वेश्चन आ गया, कुछ भी चेंजेस नहीं है। इसका राइट आंसर है बी, परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी है, परमियाबिलिटी है। ठीक है, गैसेस को अलाउ करता है एस्केप होने से, मतलब बाहर निकलने से, बाहर निकालने को अलाउ करता है। ओके, आगे देखते हैं। In the match plate pattern, bottom side of the match plate pattern is used for making the bottom half of the molding impression in one molding box known as, बहुत बार बताया हूँ, हर कोई जो भी पढ़ाने, जैसे हम ये पढ़ाएंगे कास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो यहीं से स्टार्ट ही होता है। कास्टिंग में मोल्डिंग प्रोसेस जब आता है, मोल्ड जो बनता है, मोल्ड, ठीक है, इस टाइप से मोल्ड बनता है, इस टाइप से, ये बीच से एक लाइन होती है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं कोप और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ड्रैग, और बीच वाली जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पार्टिंग लाइन, पार्टिंग लाइन। ठीक है, ये क्या है, टॉप पे है, ये क्या है, ये टॉप है ना, ऊपर में है तो टॉप है, नीचे में है तो बटन, बटम है, बटम यानी नीचे वाला। ठीक है, कोप एंड ड्रैग, क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, बटम पूछ रहा है कि टॉप पूछ रहा है, बटम साइड ऑफ द मैच प्लेट, बटम नीचे वाला पूछ रहा है तो क्या होगा, ड्रैग होगा। कोप क्या होता, टॉप अगर पूछता तो कोप हो जाता। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये पार्टिंग लाइन, बीच वाली लाइन को बोला जाता है, जो कि बहुत कम एग्जाम क्लियर रहता है, लेकिन एग्जाम को हार्ड करना हो तो ये पूछ देगा। ठीक है, और ये बार बार आता है, बार बार मैं बताता हूँ, और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर वही क्वेश्चन पढ़ा रहे पुराने वाले, तो नया सिलेबस चेंज होगा तब तो नया पढ़ाऊंगा, वही वही क्वेश्चन बार बार आता है तो वही वही पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी ड्रैग पूछ दिया, इस बार कोप का पूछ देगा या फिर पार्टिंग लाइन का पूछेगा, पूछेगा तो यहीं से पूछेगा क्वेश्चन, है ना, तो वो पढ़ना पड़ेगा वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। F limiting friction है, F equal to limiting friction, R equal to normal reaction between two body. What is the coefficient of friction mu? तो coefficient of friction mu जो होता है ना, limiting friction F अपन normal reaction होता है R, ये होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है, तो मतलब ये C वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये भी बोल रहा कि जैसे पढ़ने जाते हैं यहीं से स्टार्टिंग में ही आ जाता है। ओके, फ्रिक्शन वगैरह निकालते हैं वहां पे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो यहाँ वो यूज होता है, न्यूमेरिकल नहीं आके सिर्फ फार्मूला आया है। ओके, तो पिछले साल ध्यान देने वाली बात यह है कि 2024 में जो एग्जाम हुआ था
मैक्सिमम थ्योरी पूछा गया था न्यूमेरिकल ना के बराबर है। आधा तो कम से कम हम लोग सॉल्व कर लिए, आधा में न्यूमेरिकल नहीं आया, बाकी का आधा देखते हैं। 2020 का पेपर जो आया था उसमें न्यूमेरिकल आया था 15-20, उसमें न्यूमेरिकल आया था और अच्छा खासा न्यूमेरिकल आया था, थोड़ा हार्ड भी आया था। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम हुआ था 2020 में, और ये 2024 से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कुछ भी कैसे भी हो सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत जाता है कि स्टूडेंट जो पूछते हैं कुछ की कितने न्यूमेरिकल आएगा, वो बताना मुश्किल होता है, क्योंकि डिप्लोमा लेवल के एग्जाम में 15-20 या मैक्सिमम 25%, उससे ज्यादा नहीं आता है। और यहाँ तो देख रहे हैं अभी तक आया ही नहीं। ठीक, लेकिन वहीं से क्वेश्चन आ रहा, फॉर्मूला पूछ लिया। दूसरा चीज होता है कि कोई कोई पूछता है जैसे एग्जाम में, जैसे इतना एक्सपीरियंस है, मैं बोलता हूँ ना कि जो बता दूं, मुझे पता रहता है एग्जाम कौन से एग्जाम है, कौन से क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पता रहता है। एक्सपीरियंस का यही चीज है कि पता हो जाता है, पता रहता है कि कौन कौन सा किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अब कोई कोई पूछ देता है कि सर कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, परसों 4 दिन बाद एग्जाम है, क्या पढ़ के जाऊं, वो बड़ी दिक्कत होती है बताने में। सिलेबस तो पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। आप एनसीएल का पूछेंगे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं नहीं बताऊंगा, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, और किसी एक दो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं भी आता है, या किसी एक दो टॉपिक बड़ा टॉपिक पढ़ के गए, पता चला उसमें एक ही क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन है, क्या नहीं आया। ठीक है, ऐसा होता है। तो आएगा तो सभी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक है, किस जगह से कौन से एरिया से क्वेश्चन आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये मुझे पता रहता है, वो मैं बता देता हूँ। और बता क्या देता हूँ, वही सारी चीजें पढ़ाता ही हूँ। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा वो मुझे पता है, लेकिन कौन कौन से टॉपिक से सिर्फ आएगा, अगर छाट टॉपिक 4 बताना, नहीं 4 नहीं बताऊंगा, पूरा टॉपिक पढ़ के जाना होगा। ओके, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। The gear having velocity dash are termed as high velocity gear. हाई वेलोसिटी गियर कब बोला जाता है, जब 15 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा उसका वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो वो है मोर देन 15 मीटर पर सेकेंड, मोर देन 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाई वेलोसिटी गियर उसको बोला जाता है, मोर देन 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following term in gears is defined as the curve formed by the face and flank? फेस एंड फ्लैग कल ही बताया था, कल ही बताया था ना। हम लोग क्या कर रहे थे, मशीन डिजाइन का मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे थे, कल ही या परसों बताया था फेस एंड फ्लैग का, और वही क्वेश्चन 2020 के पहले 2019 में भी पढ़ा था सेम। तो क्या है इसका आंसर, प्रोफाइल है। बताओ, बताया था कि नहीं, सेम जैसे का वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। बताओ, किसी को याद है, बताया था मैं। हाँ चलो, अभी सबका आंसर आ रहा, सबका आंसर सही है। प्रवीण कुमार, नीरज कुमार, सुनील कुमार शाह, दीपक मंडल, नितेश राणा। ठीक है, याद आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये करिए। The function of which of the following component in machine is to regulate the mean speed of an engine? इंजन का मीन स्पीड रेगुलेट करता है when there are variation of the load, जब लोड वेरी करता है तब। ये भी कल ही परसों बताया था ना, कि गवर्नर जब पढ़ा रहा था तब बताया था। बताइए सेम क्वेश्चन वही है कि नहीं, जो डेफिनेशन बताया था वही सेम क्वेश्चन है कि नहीं है। बोलते बोलते तो मैं आंसर भी बता दिया। क्या बोला कि गवर्नर जब पढ़ा रहा था 2 दिन पहले। देखिए आंसर आ गया आप लोग का, सही है, गवर्नर, गवर्नर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is rotating machine element that gives the reciprocating or oscillating motion to another element known as follower? अगर सिर्फ फॉलोअर नहीं लिखा रहता ना, बाकी सब चीज लिखा रहता तो बहुत लोग आंसर ही नहीं कर पाते, लेकिन लिख दिया लास्ट में फॉलोअर,
तो कैम एंड फ्लोअर है ना, कैम एंड फ्लोअर मैकेनिज्म, राइट आंसर ए हो गया। सिर्फ ये नहीं लिखा रहता तो थोड़ा सा दिक्कत होती सॉल्व करने में स्टूडेंट को। लिख दिया है तो क्वेश्चन नहीं आंसर है, ठीक है। जब आपको हायर पेयर लोअर पेयर पढ़ा रहा था, जब हायर पेयर लोअर पेयर पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि हायर पेयर का मतलब होता है पॉइंट कंटेक्ट, जो कि कैम एंड फ्लोअर बनाया था। तो यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बनाया था, पहले तो बताया था और 2 दिन पहले भी बताया था यहाँ पे, ठीक है। यही सर यही है, ठीक। Which of the following is rotating machine element that gives reciprocating or oscillating motion to another element known as follower cam, ठीक है। अदर एलिमेंट क्या है, एक पहला एलिमेंट फॉलोअर, एक दूसरा एलिमेंट कैम है। तो इसको बोला जाता है कैम और इसको बोला जाता है फॉलोअर, कैम एंड फॉलोअर, ठीक है। इन विच ऑफ द ग्राइंडिंग प्रोसेस की बात कर रहा, द सिलेंड्रिकल सरफेस आर ग्राउंड इन विच द वर्कपीस इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन द सेंटर और चक्स बट बाय अ ब्लेड, ठीक है। नॉट सपोर्टेड बिटवीन द सेंटर और चक्स मतलब क्या बोल रहा है, एक चीजें पढ़े होंगे आप लोग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग वही बोल रहा है। तो क्या होगा, ये दे ही दिया है वैसे ही का वैसे, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, ओके। Which of the following are the main parts of centrifugal pump? सेंट्रीफ्यूगल पंप का मेन पार्ट क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंपेलर उसमें होता ही है, सक्शन पाइप भी होता है, सक्शन डिलीवरी भी होता है, डिलीवरी पाइप भी होता है। तो राइट आंसर 4 1 2 3 सारे चीजें होता है उसमें। तो ये फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक टरबाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन का, सॉरी टरबाइन का मतलब हाइड्रोलिक का, सिर्फ हाइड्रोलिक बोलेंगे उसको। हो गया। तो आज के सेशन में बस इतना ही। पार्ट 1 में हम लोग 35 क्वेश्चन सॉल्व किए और पार्ट 2 में नेक्स्ट 35 क्वेश्चन यानी 36 to 70 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आप लोग कितना सिंपल है, कितना अभी पूरा रिकॉर्डेड क्लास जो आपके कोर्स में है उसको पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए और देखिए वहां पे कौन सा क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा वो मुझे बता दीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा हो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा कि कहाँ है, ठीक है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों पढ़िए और फिर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है, ओके। तो ये 35 क्वेश्चन कर लिया, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी का क्वेश्चन करेंगे। तब तक आज यही क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का, ओके। रिवीजन करते रहे, रिवीजन करके लाइव क्लास में आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। थैंक यू, ओके, बाय।